अहेड रहा हूँ, तो मैं साइंस पे तो बोलूंगा ही, लेकिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू बायोलॉजिकल साइंस पे बोलूंगा। साइंस पे बोलूंगा लेकिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू बायोलॉजिकल साइंस होगा। थोड़ी सी बात अपने बारे में मैं बताऊं आपको कि मेरा क्लास 8 से ही बायोलॉजी रहा। पहले 8 क्लास में ही डिसीजन हो जाता था कि आपको मैथ पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है। तो मैंने बायोलॉजी ले लिया। चूंकि मेरे फादर डॉक्टर थे तो उनका भी थोड़ा प्रभाव था, और घर में डिस्कशन हुआ और मेरी भी इच्छा थी कि मैं बायोलॉजी लेकर आगे बढ़ूं। तो 8, 9, 10, 11, पहले 11 साल में मैट्रिक होता था, 11 तक की पढ़ाई होती थी। तो आईएससी में भी बायोलॉजी ही लिया हमने, लेकिन वहां थोड़ा बायोलॉजी से मेरा मोह भंग हुआ। मुझे लगा कि हमको मैट्रिक तक मैथ पढ़ना चाहिए था। क्यों भाई? चूंकि 8, 9, 10, 11 में जो बायोलॉजी हम पढ़ करके आए थे वही बायोलॉजी फिर आईएससी में भी पढ़ना था। अब हमको लगे कि ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, तो मन ही नहीं लगे पढ़ने में, और कुछ दिन तो मन 2-3 महीने उचाट जैसा हो गया। तो साइकिल से आते जाते थे तो ये रास्ते में एक डेमोस्ट्रेटर साहब थे, उनकी दुकान थी, तो हमको देख करके वो दुकान में छिप जाते थे। उनको लगता था कि भाई ये विद्यार्थी कहेगा कि देखिए हमारे डेमोस्ट्रेटर दुकान करते हैं। लेकिन एक दिन पकड़े उनको हम, और मैंने अपनी समस्या उनको बताई कि भाई मेरी ये समस्या है, बायोलॉजी से मेरा मोह भंग हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कल आप चाइना रोज का फ्लावर लेकर के मेरे पास आइएगा। तो अगले दिन हम चाइना रोज का फ्लावर लेकर के उनके पास गए। खटिया निकाला उन्होंने, और उस खटिया पे बैठ के चाइना रोज के फ्लावर का उन्होंने डिसेक्शन किया। और क्या डिसेक्शन किया साहब, और समझाया हमको कि एक फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल कैसे चलता है? एक्सेसरी पार्ट क्या है फ्लावर का, एसेंशियल पार्ट फ्लावर का क्या है, उसमें मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, कैसे पॉलिनेशन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे सीड बनेगा, कैसे फ्रूट बनेगा, वो सब फ्लावर के डिसेक्शन में ही मुझे समझा दिया। और उस दिन से जो मन लगना शुरू हुआ, वो घटना थी 1 घंटे की। उसके बाद फिर कभी पीछे नहीं हुए हम, और इस फील्ड में आगे निकल गए। बीएससी में जब पटना में हम आए तो हमको सबसे पहले जूलॉजी ऑनर्स मिला, लेकिन जूलॉजी से हमारा थोड़ा कम इंटरेस्ट था। तो मैं चक्कर में था कि बॉटनी ऑनर्स मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो खैर 1 आध दिन के बाद बॉटनी ऑनर्स में मेरा नाम निकल गया। पहले तो बॉटनी ऑनर्स और पास कोर्स अलग अलग होता था। तो बीएससी में चलिए बॉटनी ऑनर्स मिल गया। तो अब चूंकि गांव से थे हम लोग, तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई आप टॉप कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन कर दिया, टॉप कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है हमारे, अगर उसको पूरा कर दीजिए तो हो जाएगा, कोशिश करते हैं। और मुझे लगा कि भाई शहर का कोई लड़का टॉप करता होगा, अच्छा फुल पैंट धारी और टाई धारी है, उसका कुछ विशेष स्वभाव होगा। हम गांव से हैं और टॉप करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बीएससी की परीक्षा दिया हमने,
और ठीक से तैयारी हुई एंड रिजल्ट आया तो आई वाज टॉपर। तो बीएससी का मैं टॉपर था, अब पोजीशन चेंज कर गया। अब जहाँ हम दारोगा बनने के बारे में सोच रहे थे कि मार्क्स बेसिस पे तो हम पुलिस इंस्पेक्टर बन ही जाएंगे, लेकिन अब हमने सोचा कि नहीं, ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, ये मेरा एम नहीं है। तो मुझे एमएससी करना चाहिए और मैं एमएससी के लिए बोध गया चला गया, मगध यूनिवर्सिटी। और उस समय कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में ही पढ़ाई होती थी। और क्या शानदार पढ़ाई हुई। हमको तो नहीं लगता है कि कभी एक आध दिन कोई क्लास सस्पेंड हो गया हो, है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्लास सस्पेंड हुआ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बेस्ट था। तो एमएससी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट हमको मिला और रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया हमने। उसके बाद CSIR का JRF मिल गया हमको, SRF भी मिल गया, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी मिल गया, इसी में PhD भी हो गया। और वहां से हम गंगा प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट हो गए पटना यूनिवर्सिटी। ये पटना यूनिवर्सिटी में आना एक मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण घटना थी। इसने यहाँ के लोगों से मुझे जोड़ा, मैं अपने काम को लोगों के सामने दिखाया। और फिर 1987 में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से मेरा नाम आया, तो देखा मेरा ही पहला नाम है, तो चलिए भाई ज्वाइन कर लिया। साइंस कॉलेज हमको मिला। 95 में हम रीडर हुए, 2003 में प्रोफेसर हुए, 2017 में साइंस कॉलेज के बॉटनी हेड हुए, 2020 में PG हेड हुए, 2021 के जनवरी में रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद एक दो दिन के लिए वैक्यूम हुआ, लेकिन एक ही 2 दिन वैक्यूम रहा। उस दिन के बाद से मई महीने छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टी हो गई थी, हम 2 क्लास मिनिमम ऑनलाइन ऑफलाइन ले रहे हैं। क्योंकि जिस वोकेशनल कोर्स को मैंने खोला था, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस बॉटनी में है, MSc का भी बायोटेक है, तो उसमें 2 क्लास हम प्रतिदिन ले रहे हैं अभी। और 1 दर्जन लोगों को PhD का सुपरविजन किया है और 2 स्टूडेंट और हैं। एक आदमी थीसिस आजकल में जमा कराने वाले हैं, कल हो जाएगा। और 1 विद्यार्थी बचेगा हमारा, जिसकी थीसिस फरवरी मार्च में जमा होगा। और इस बीच में हमने भारत सरकार के बहुत सारे संस्थान है, मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या एक और संस्थान है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, कॉन्फिडेंशियल नाम है, तो वहाँ से भी हम जुड़े हुए हैं और वहाँ हम जाते आते रहते हैं। और चलिए समाज की सेवा में हम लगे हुए हैं। इसी बीच त्रिपाठी जी का कल कॉल आया कि सर साइंस के पेडागोगी पे विज्ञान शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन में हम लोग जुटे हुए हैं, आपके कुछ विचार आमंत्रित हैं। तो मैंने समय नहीं लिया और मैंने तुरंत उनको समय दे दिया। तो देखिए, हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे आप साइंस के हों, साइंस का विद्यार्थी होना ही अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन चूंकि हम वनस्पति विज्ञान के टीचर रहे हैं, इसलिए हम बायोलॉजिकल साइंस की कहीं कहीं ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आप में उबना नहीं चाहिए, आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। तो आपको मालूम है कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी है। भाई, जो भी जीवित पौधे हैं, प्राणी हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब आप देख ही रहे हैं। जो नहीं जानता है वो भी वायरस जान गया है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है या एनिमल्स है,
इसी का स्टडी तो हम बायोलॉजी में करते हैं। और जब से आपका विकास हुआ है, जब से विकास कहिए नहीं, जब से आपका ओरिजिन हुआ है, तब से आप बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और जहां तक हेल्थ की समस्या हो, डिजीज की समस्या हो, बर्थ की समस्या हो, ग्रोथ की समस्या हो, डेथ की समस्या हो, आप सब के बारे में जानना चाहते हैं। आप पूछते रहते हैं एक दूसरे से, हम हेल्दी कैसे रहें, हम क्या खाएं, देखो तो रात में हमको गैस हो जाता है, देखिए तो हमको कोई बीमारी तो नहीं है, अच्छा ये हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेथ का क्या कारण हो सकता है, ये सारी बातें हम लोग घुमा फिरा कर डिस्कशन में लाते हैं। ये सब बायोलॉजी का विषय है। आपकी जो 3 आवश्यकता है, भोजन वस्त्र आवास, इसके लिए आप किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। आप कहिएगा कि हम बायोलॉजी का ज्ञान क्यों प्राप्त करें? अरे इसलिए प्राप्त कीजिए ताकि आप इनसे भरपूर फायदा उठा सकिए। लेकिन आजकल तो लोग एग्रीकल्चर पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, हेल्थ पे, माइक्रोबायोलॉजी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा कि हम फिजिक्स के हैं, हमको बायोलॉजिकल साइंस से क्या मतलब है? मतलब है आपका। इसलिए मतलब है कि साइंस का कोई भी ब्रांच आइसोलेशन में काम नहीं करता। उसमें फिजिक्स का प्रिंसिपल चाहिए। डीएनए की डिस्कवरी बिना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के नहीं हो सकती थी, है? बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी नहीं चलेगा। इसलिए तो बायोकेमिस्ट्री हमने एक ब्रांच पैदा कर रखा है? अगर केमिस्ट्री हम नहीं जानेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर, फ्लेवोनॉइड्स, अल्कलॉइड्स कैसे जानेंगे? तो फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रिंसिपल के बिना बायोलॉजी संभव नहीं है। तो बायोलॉजी जो है एक नेचुरल साइंस है, जिसमें अब लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए कि अगर आपको शरीर को समझना हो तो कैसे समझिएगा? पूरा चावल पकता है तो एक चावल निकाल के आप देख लेते हैं कि पका कि कच्चा है। उसी तरह से अगर इस पूरे शरीर को समझना हो तो सबसे पहले आपको सेल को समझना होगा। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म surrounded by differentially permeable membrane, and if it is placed in nutrient media it can divide into 2 daughter cells. भाई सेल कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इस शरीर का। सेल को जान लीजिए। सेल को जब जानिएगा तो न्यूक्लियस के बारे में जान लीजिएगा। न्यूक्लियस को जानिएगा तो क्रोमोसोम जान लीजिएगा। क्रोमोसोम जान लीजिएगा तो डीएनए जान लीजिएगा। डीएनए जान लीजिएगा तो आरएनए जान लीजिएगा। आरएनए जानिएगा तो प्रोटीन जान लीजिएगा। प्रोटीन जानिएगा तो एंजाइम जान लीजिएगा। एंजाइम जान लीजिएगा तो केमिकल रिएक्शन कैसे कैटेलाइज होता है जान लीजिएगा। और फिर अगर किसी एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो फिर आपके कैरेक्टर में चेंज आएगा। है? आप कहते हैं बाप रे बाप पेट में दर्द है, डॉक्टर कहता है फलाना एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है आपको। इंसुलिन का जैसे ही इंजेक्शन पड़ा आप ठीक हो जाते हैं। फलाना एंजाइम आपको दे दिया जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। तो ये सेल के स्टडी से होगा ना। सेल तो जानना ही है आपको। इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम को हम लोगों ने क्या कर रखा है? ये जो कोरोना जो आया है, पहले जब हम वायरस पढ़ाते थे 2006 और 9 के बीच में, बायोकेमिस्ट्री में जब हम वायरस का क्लास लेते थे तो मुझे याद है कि 13 क्लास लिए थे हम वायरस के बारे में। 13 दिन पढ़ाए थे।
और उसमें कोरोना शब्द तो नहीं आया था, लेकिन कोरोना से एक रिलेटेड शब्द आता था पिकोरोना वायरस। पीआई सिर्फ जुड़ा रहता था कोरोना में, पिकोरोना वायरस। तो यह भी एक वायरस था जो उस समय 2006-09 के बीच में पढ़ाया जाता था। तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, उसको इकोसिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, उसको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का ज्ञान होना चाहिए, ह्यूमन ब्रेन का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जीन के कंपोजिशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये प्रत्येक आदमी को इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजिकल, अरे भाई आप बायोलॉजिकल साइंस के विद्यार्थी, ये जान लीजिए कि आप बहुत क्यूरियस हैं। आपके बाहर जो भी संसार है उसके बारे में जानने की आप कोशिश में लगे रहते हैं। क्यों कोशिश में लगे रहते हैं? क्योंकि आपका दिमाग इमेजिनेटिव है? आप न्यू टूल्स बनाते रहते हैं ताकि आप नेचर से इंटरैक्ट कर सकें, आप वर्ल्ड को समझ सकें। तो फिर कहिएगा कि बायोलॉजी क्या है सर? अरे बायोलॉजी नॉलेज है, और क्या है? नॉलेज क्या है? नॉलेज पावर है। पावर क्या है? पावर से आपको बुद्धिमत्ता मिलेगी, विस्डम। सर बुद्धिमत्ता से क्या होगा? लिबरेशन, मुक्ति होगी, लिबरेट, मुक्ति। लेकिन यही बायोलॉजी कुछ लोग आप कहिएगा कि सर बायोलॉजी नॉलेज है और नॉलेज पावर है, तो पावर से तो डोमिनेशन भी पैदा होता है, पावर से एरोगेंस भी पैदा होता है। तो चलिए प्रत्येक चीज में प्लस माइनस दोनों चीज होता है? बायोलॉजी बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है, डुअल रोल है बायोलॉजी का। बायोलॉजी उद्धार करता भी है, बायोलॉजी दमनकारी भी है। तो आप एक चीज हमसे पूछ सकते हैं कि सर हम किसी भी तरह का जो साइंस पढ़ा रहे हैं स्कूल में, एडुकेशन दे रहे हैं, इसका बेसिक एम क्या है? देखिए, आप इसलिए एडुकेशन दे रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को आप रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सिटीजन तैयार कर सकें। यही एडुकेशन का मेन एम है। आप कहिएगा कि साइंस टीचिंग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, साइंस में केवल आपको फैक्ट्स, प्रिंसिपल या प्रोसेसेस नहीं पढ़ाना है, लेकिन आपको स्टूडेंट को इतना फैसिलिटेट करना है ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर सकें और डेमोक्रेसी को प्रिजर्व कर सकें। ये साइंस टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको उनको इनकरेज करना है ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी सोसाइटी के बेनिफिट में काम आ सके, नेशन का फ्यूचर सुरक्षित हो, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार हो, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आए, साइंस में इंटरकनेक्टिविटी हो, हेल्दी सोसाइटी बने, सस्टेनेबल सोसाइटी बने। स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए ताकि उनमें साइंटिफिक विजन पैदा हो, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में वो जाने और उसका एवरीडे लाइफ से क्या रेलिवेंस है, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसके बारे में वो समझने की कोशिश करें। तो ये साइंस एडुकेशन का
या बायोलॉजिकल साइंसेज एडुकेशन का स्कूल एडुकेशन में देखिए, आपके जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, ये सब आप सरकार ने कोशिश की है कि आपका सब्जेक्ट कंपलसरी रहे। और सरकार के साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइसेस भी है, और कंट्री को आगे बढ़ाने में इन विधाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कोठारी कमीशन का रिपोर्ट आया था कि शुरू के जो 10 साल का जो स्कूलिंग है उसमें कंपलसरी बेसिस पे साइंस और मैथ जरूर पढ़ाया जाए, हैं? और आप कहिएगा कि सर थोड़ा बायोलॉजिकल साइंस के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि हम बायोलॉजिकल साइंस से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। भाई आपको तो बता दिया फायदा, भोजन वस्त्र आवास आपका टिका हुआ है हमारे प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। तो बायोलॉजिकल साइंस का चलिए हम कुछ आपको ये बताने की कोशिश करें कि अगर बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा जाए, ठीक से स्टडी किया जाए, तो क्या क्या फायदा होगा हमको। तो पहली बात तो है कि यूटिलिटेरियन वैल्यू है। भाई डे टू डे यूज में आप सुबह से रात तक जो भी यूज करते हैं उसमें देखिए कि प्लांट से क्या क्या लिया है, एनिमल से क्या क्या लिया है? इसका बायोलॉजिकल साइंस का या साइंस का इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी है। आपका जैसे जैसे आपकी शिक्षा गंभीर होती जाती है, आप खूब पढ़ते हैं, तो आपका मेंटल फैकल्टी डेवलप करता है, रीजनिंग में आप आगे निकल जाते हैं, आप अच्छी कल्पना कर सकते हैं, आपकी अच्छी मेमोरी हो जाती है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाता है, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, आप अच्छा एनालाइज करने लगते हैं, आप में ओरिजिनलिटी आ जाती है, आप में सिस्टमेटिक थिंकिंग आ जाती है। तो साइंस जो है सत्य क्या है उसके बारे में जानने में मदद करता है आपको, है? जो आपके बाहर नेचर है उसकी रियलिटी क्या है, ये साइंस के स्टडी से ही संभव है। आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट साइंस से होता है, जहां तक इंक्वायरी है या सीरियसनेस है या सिस्टमेटिक थिंकिंग है आपका, वो साइंस से निखरता है। आपका कायाकल्प होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन माने कायाकल्प, आपका कायाकल्प हो जाता है साइंस टीचिंग से। आपका स्टाइल चेंज, लाइफ स्टाइल चेंज कर जाता है। कहते हैं ना ये ठीक नहीं है, अरे ये ठीक नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। तो आपका लाइफ स्टाइल बायोलॉजिकल साइंस ठीक कर देगा हमारा। साइंस का इन्वेंशन जो है आपके लाइफ स्टाइल को ठीक कर देता है। आप कहिएगा कि सर साइंस के इतिहास से क्या पता चलेगा? अरे भाई जो साइंस की हिस्ट्री है वही डेवलपमेंट ऑफ कल्चर है। आपका जो द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर इज द हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस में कितना प्रोग्रेस हुआ है उससे किसी नेशन के प्रोग्रेस के बारे में पता लगाया जा सकता है? साइंस केवल कल्चर के बारे में बताता ही नहीं है, उसके प्रिजर्वेशन में भी, हाउ टू प्रिजर्व, उसमें भी हेल्प करता है। साइंस जो है ब्लाइंड फेथ नहीं करने देता आपको। ट्रूथ के प्रति आप सर्च करते हैं, नेचर की रियलिटी के बारे में पता लगाते हैं। आप कहिएगा कि सर साइंस पढ़ने वाले ज्यादातर लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइंस पढ़ने वाले लोग भगवान की खोज में लगे रहते हैं। सत्य क्या है ये थोड़े है कि साइंस वाले नास्तिक हैं। साइंस वाले खोजते रहते हैं कि गॉड के सर्च में लगे रहते हैं।
हैं? अब सर्च में बिना लगे आप कह दीजिएगा कि साहब गॉड इज नॉट देयर, हमको तो गॉड पे विश्वास ही नहीं है। नहीं नहीं, सर्च कीजिए। विज्ञान जो है आपको सर्च करना सिखाता है, ट्रूथ का सर्च है। साइंस का अपना एस्थेटिक वैल्यू है। आप कश्मीर जाते हैं, काहे को जाते हैं? काहे को लिखा रहता है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। अशोक का फोन आ रहा है। वहाँ नेचुरल वेजिटेशन है। कंपाउंडर आपने अपने वेजिटेशन को डिस्टर्ब करके रख दिया है, तो क्या कीजिएगा? जाइए, हाँ? दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा, हिमाचल जाना पड़ेगा, है श्रीनगर जाना पड़ेगा आपको घूमने के लिए। आप भी वैसा वेजिटेशन मेंटेन कर सकते हैं, घर में छोटे मोटे गार्डन लगा सकते हैं। तो साइंस ब्यूटी है, साइंस आर्ट है, साइंस इंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। साइंस जो है एक आवाज बढ़ गई। साइंस इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। साइंस आप जब लीजर में होते हैं तो लीजर को कैसे यूटिलाइज किया जाए, आपको साइंस हेल्प करता है। साइंस जो है आपको यूजफुल सिटीजन बनाता है। साइंस आपके दिमाग में नए थॉट्स क्रिएट करता है, इन्वेंशन क्रिएट करता है। साइंस का अपना वोकेशनल वैल्यू भी है। चलिए एग्रीकल्चर कर लीजिए, पोल्ट्री कर लीजिए, डेयरी कर लीजिए, हैं? साइंस ने देखिए, साइंस की कृपा है ना कि हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग, सबको साइंस ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। साइकोलॉजिकल वैल्यू भी साइंस का है। आपके ईगो को, सेल्फ एक्सप्रेशन को, आप कहीं जाते हैं, कोई अच्छा प्लांट मिल जाता है तो कहते हैं इसको ले चलो गार्डन में लगाएंगे हम अपने घर पे, है? तो ये जो इंस्टिंक्ट आपने डेवलप किया है कलेक्शन का, है? इससे आपका साइकोलॉजिकल वैल्यू मेंटेन होता है। साथ ही साथ साइंस में एक और खूबी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में काफी हेल्पफुल है। आप लॉजिकली सोच पाते हैं, कैसे कोई डिवाइस काम करता है कैसे जानिएगा? साइंटिफिक स्टडी से। आप अपनी आइडिया नहीं ऐसे देखो, ये काम ऐसे होगा, है? तो अवेयरनेस अबाउट टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाए। अगर वेदर अच्छा नहीं है तो कैसे सरवाइव करेंगे हम? ये सर्वाइवल स्किल आपको प्रोवाइड करता है साइंस। तो आप कहिए कि सर ये बताइए कि हम बायोलॉजिकल साइंस अगर, चाहे कोई भी साइंस अगर पढ़ाना चाहे क्लास में, तो हम कैसे अपने इंस्ट्रक्शन को प्लान करें? अरे भाई आप तो प्लान करते ही हैं, लेकिन एक बात जरूर कीजिए, जैसी मेरी सोच है कि आप को जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाना हो उसका थोड़ा एडवांस में ही प्लानिंग कर लीजिए। देखिए जैसे छुट्टी का जो समय होता है हम लोगों का, गर्मी में कुछ छुट्टी मिल जाती है या दशहरे में कुछ छुट्टी मिल जाती है, तो उस समय आप अपना कुछ नोट्स बना लीजिए। एडवांस में थोड़ा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। क्लास में जब जाइए आप, तो लड़के लाइक नहीं करते हैं कि आप क्लास में किताब लेकर के टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि परीक्षा में नकल उकल में कोई टीचर पकड़ता है किसी लड़के को, तो लड़का बोल देता है कि आप तो क्लास में साहब पूजा लेके आते थे, हमको यहाँ सिखा रहे हैं। ये सब सुनी हुई मेरी बात है। तो आप अवॉइड कीजिए, एक तरह से कसम खाइए। अब गणित है आपका, तब तो कुछ न्यूमेरिकल के लिए बुक इत्यादि यूज कर सकते हैं आप। तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आप जो बुक यूज कर रहे हैं वो आपकी जरूरत है, और
नहीं तो अवॉइड कीजिए बुक को, साइंस टेक्स्ट बुक को क्लासरूम में एकदम अवॉइड कीजिए, वो नहीं लैक्टिक होना चाहिए। इसके लिए आजकल तो बहुत टीचिंग ऐड आ गया है सब, तो कौन सा टीचिंग ऐड आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत सारा मैप है, पोस्टर है, उसका भी हेल्प लीजिए, उसको ले जा सकते हैं आप। आपके लेसन प्लान में इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, जो कंपैरिजन, एप्लीकेशन, ये सब क्लियर लिखा होना चाहिए। पहले से ही प्लान कीजिए भाई। एक अच्छे लेसन, जो आदमी लेक्चर दे रहा है या लेसन आपका तैयार है लेक्चर के लिए, तो वो रिटन होना चाहिए आपके पास, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कौन सा ऐड आप यूज करने जा रहे हैं, क्या कंटेंट है, लड़के को आप क्या असाइनमेंट देंगे लास्ट में, या स्टूडेंट को। हमेशा हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर उमाकांत सिन्हा, तो बॉटनी के प्रोफेसर थे, तो हमेशा कहते थे कि आप स्टूडेंट को 100% मत लेक्चर दे दीजिए, 30% पढ़ाइए। किसी भी लेक्चर का 30% आप पढ़ाइए, हम कहते हैं 40 पढ़ाइए। आप एक एक छोटे टॉपिक को, जिसको 1 घंटे में पढ़ाना है, आप 3 दिन में पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बच्चे लाइक नहीं करते उनको कि आप टॉपिक को दीर्घसूत्री बना रहे हैं। उसको 1 दिन में फिनिश कीजिए, उसका जो सैलिएंट फीचर्स है उनको बता दीजिए। 30% बस। आप कहिएगा 70% उस सब्जेक्ट का क्या होगा? 70%। अब उनको कहिए 5 मिनट जब बचे या 10 मिनट क्लास में, तो बोलिए खड़ा हो और तुम हमसे कुछ पूछो। तो चूंकि आपके पास 70% और मटेरियल है, अभी 20% दिया है, तो जो सवाल वो पूछेगा आपका उत्तर होगा और आप उसको उत्तर दे दीजिए। लड़का कहेगा कि साहब हम तो जो सवाल पूछते हैं सर से हमको तो बता ही देते हैं। ही इज द बेस्ट टीचर और सी इज द बेस्ट टीचर। आप कहिएगा कि 100% जब आप दे ही दीजिएगा, तो जब सवाल पूछेगा आपसे, तो फिर आपको अगर पूरे टीचिंग टाइम में 2-3 बार ऐसा मौका मिल गया स्टूडेंट के सामने कि आपने जवाब नहीं दिया, तो बड़ा मुश्किल होगा। आप हमेशा याद आएगा वो पूरी जिंदगी। एक आध बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ, जब स्टूडेंट ने पूछा तो वो चीज कुछ नई तरह की चीज थी, उस दिन मेरे ब्रेन में नहीं था, तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन की ओर तुरंत आ रहा हूं। आई एम कमिंग वेरी सून टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, आई वेट। और क्लास खत्म हुआ, हम बाहर निकले, फिर वो बाहर आया, कहा सर बताए नहीं। तो हमने कहा कि अब आज तो टाइम खत्म हो गया, कल अगले दिन क्लास होगा तो देखेंगे। है तो ये कभी नहीं कहना है आपको कि हम अगले क्लास में बताएंगे या फलाना बताएंगे लड़के को। उसको बोलना है कि मैं आपके क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ, जैसे ही समय मिलता है देखते हैं। डोंट वरी, टेक योर सीट। और फिर आपको तो आना नहीं है उस दिन, चूंकि वो तो आइडिया है नहीं अभी, तो वो आप जाकर घर पे देखिए और उसको अगले दिन बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाइए, कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछिए, आपका मन भी लगेगा और तरह तरह के किस तरह के जवाब आ रहे हैं स्टूडेंट से, वो आप देखेंगे भी। आपका जो कहिएगा कैसा क्वेश्चन करेंगे, अरे क्वेश्चन ऐसा कीजिए जो अच्छा हो, अनएम्बिगुअस हो, बहुअर्थी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और कुछ विद्यार्थियों पे जो कमजोर हो, थोड़ा उसको हिम्मत भी दीजिए, आप इंडिविजुअल अटेंशन भी दीजिए। और आप कहिएगा कि सर लेसन प्लान बनाएंगे कैसे। जैसे जो बायोलॉजी के इसमें शिक्षक होंगे,
तो एक टॉपिक पे हम एक टॉपिक का नाम बोलते हैं, उसका लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे। मान लिया कि एक टॉपिक है लिंकेज। जेनेटिक्स में पढ़ाई होता है, चूंकि मेरा पीएचडी जेनेटिक्स में है, तो हमने इसी पे एक लेसन प्लान आपको बता रहे हैं कैसे तैयार किया जाता है। लिंकेज हमारे माता पिता जैसे होते हैं तो उन्हीं की तरह हमारा भी चेहरा होता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है। जो डिफरेंस है वो वेरिएशन कहलाता है। और जैसा हमारे माता, हम कैसे हैं इस दुनिया में, जैसा हमें जीन मिला है, जैसा हमें जीन मिला है। जीन कहाँ से मिला है? माँ पिताजी से मिला है। तो जैसे बस में आप बैठते हैं तो कोई पूछता है कि आप फलाना बाबू के लड़के हैं, तो बोले कि आप कैसे जान गए? तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे वो फादर से मिलता है, उनको देखते हैं ना, एकदम वो चेहरा है। तो यही तो लिंकेज है। लिंकेज जो है माता पिता के कैरेक्टर को साथ रखता है। तो अगर लिंकेज के ऊपर हमको लेसन प्लान बनाना है तो उस लेसन प्लान में लिंकेज का डिफिनीशन होना चाहिए। यह बताए जाने की कोशिश होनी चाहिए कि लिंकेज मेंडलिज्म का एक्सेप्शन है। ये उसमें होना चाहिए कि लिंकेज की डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कपलिंग और रिपल्सन क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट लिंकेज का क्या है, लिंकेज ग्रुप के बारे में बात होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लिंकेज को प्रभावित करते हैं, और लिंकेज का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हमने बताया आपको कि लिंकेज कीप्स द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर। लिंकेज जो है माता पिता के कैरेक्टर को संतान में साथ रखता है। तो जो टीचिंग है, चाहे वो बायोलॉजी टीचिंग हो, चाहे फिजिक्स टीचिंग हो, चाहे केमिस्ट्री टीचिंग हो, आर्ट है? हाँ, कुछ एक्सेप्शनल टीचर आपको मिल जाएंगे जो पैदा ही हुए हैं भाई, वो बोर्न टीचर्स हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो उनको जन्म से ही वो टीचर ही बनना था। जैसे अगर हम भी कभी कभी अकेले में सोचते थे कि अगर हम टीचर नहीं, एक विद्यार्थी ने पूछ दिया हमसे क्लास में कि सर अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या करते? तो हमने कहा हाथ देखते, और क्या करते हैं? तो कहा कि हाथ कैसे देखते आप, आपको हाथ देखने आता है? तो हमने कहा कि एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो मेल और फीमेल, सन या डॉटर होने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है? 50%। तो हम जिसका हाथ देखते हैं, अगर 100 आदमी का हम हाथ देख करके बोल दें कि बेटा ही होगा, तो 50% केस में हमारी बात सही हो जाएगी, है? बिकॉज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी कि सन ही पैदा होगा। और जिनको 50% नहीं सन पैदा होगा, वो मेरे पास आएंगे कि आप तो कहे थे कि साहब सन पैदा होगा। तो उनको कहते कि आपका मंगल गड़बड़ है, बुध गड़बड़ है, आप थोड़ा जब तब करवाइए। तो मैंने मजाक में उसको कहा कि हाथ देखते और क्या करते हैं, ये हमको बड़ा अच्छा विषय लगता है। तो उसने कहा कि खैर ये तो इमेजिनेटिव क्वेश्चन था कि अगर आप टीचर नहीं बनते तो क्या बनते। तो हमारी शुरू से ये इच्छा थी कि टीचर बने। तो एक और घटना हमको याद आ रही है कि एक बार एमएससी के जब हम विद्यार्थी थे तो हमारे मगध में एक साइकोलॉजी हेड थे, डॉक्टर बैद्यनाथ सिंह उनका नाम था। तो बैद्यनाथ बाबू के पास हमको जाने का मौका मिला और उनकी सुपुत्री थी, उसको पढ़ाना था हमको। और वहाँ बॉटनी हेड भी बैठे थे, फिजिक्स हेड भी बैठे थे। फिजिक्स हेड बाद में इंटर काउंसिल के चेयरमैन भी हुए, इंटर काउंसिल के चेयरमैन भी हुए। तो साइकोलॉजी हेड ने हमसे पूछा कि त्रिवेदी जी आप हमारे बेटी को पढ़ाने जा रहे हैं, तो और 100 रुपीज आप डिमांड कर रहे हैं ट्यूशन फीस। ये घटना है 1979 का।
तो आप बता सकते हैं कि साइंस को टीच करने का कितना मेथड है? तो हमने, और टीचिंग का क्या मेथड है? हमने कहा कि सर साइंस टीचिंग का तो 2 मेथड है। एक मेथड जो टीचर ओरिएंटेड है और दूसरा मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो टीचर ओरिएंटेड मेथड किसे कहते हैं? जिसमें टीचर लेक्चर दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है और पढ़ा रहा है, ये टीचर ओरिएंटेड है। और स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड क्या है? लैब में स्टूडेंट काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहा है, प्रॉब्लम सोल्विंग काम कर रहा है, सेमिनार में बोल रहा है लड़का, ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो उन्होंने कहा टीचिंग कितने तरह का होता है? हमने कहा टीचिंग 2 तरह का होता है, एक एक्टिव टीचिंग है, दूसरा पैसिव टीचिंग है। एक्टिव टीचिंग किससे कहते हैं? हमने कहा एक्टिव टीचिंग में टीचर ही सारा काम करके लड़के को दे दे, नोट्स बना के भी दे दे, ऐसा स्टूडेंट बाद में गोबर हो जाता है? सारा काम तो टीचर ही कर दिया, टीचर पढ़ा भी दिया कॉपी में और नोट्स भी दे दिया, तो स्टूडेंट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। है? ये कैसा टीचिंग हुआ? तो ये पैसिव टीचिंग हुआ। एक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं? हमने कहा कि एक्टिव टीचिंग में क्या होगा कि टीचर सैलिएंट फीचर्स बता देगा और सारा काम स्टूडेंट को करना होगा, स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, स्टूडेंट को नोट्स बनाना होगा उस सैलिएंट फीचर्स की मदद से। तो ये एक्टिव टीचिंग होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका किस में बिलीव है? हमने कहा एक्टिव टीचिंग में बिलीव है। तो उन्होंने कहा 100 रुपए तो नहीं देंगे, आपको 75 रुपीज हम पे करेंगे, मुझे याद है। और फिर 75 रुपीज पे हमने वो पहला ट्यूशन लिया था, उसको 3-4 साल पढ़ाए और अभी वो पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में मगध यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हैं, हमारी स्टूडेंट हैं। तो आप एक चीज हमसे पूछ सकते थे कि सर मेथड ऑफ टीचिंग में क्या क्राइटेरिया फॉलो करें, कैसे क्लास बेहतर बनाया जाए? आप देख लीजिए कि क्लास का लेवल क्या है, कितना स्टूडेंट बैठा है, कितना समय आपको लगेगा क्लास में, आपके पास क्या क्या मटेरियल और फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा दीजिए। है? और बीच बीच में थोड़ा कहीं कहीं अगर जैसे अब हमारे क्लास में क्लास हम ले रहे हैं और 1-2 विद्यार्थी को हमने देखा कि खिड़की के बाहर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उधर से भी कुछ विद्यार्थी आ जा रहा है, एमएससी के विद्यार्थी जाते थे एमएससी के क्लास में, तो ये बीएससी वाले विद्यार्थी को देखा उधर ताक रहा है। तो हमने कुछ उपदेश भी देना पड़ता था हमको, तो ये बीच बीच में उपदेश भी जरूरी है। आपको भी एक उपदेश सुना देते हैं। वैसे अब धीरे धीरे हम 5-10 मिनट और समय लेंगे आपका और 6-5 तक हम फिनिश कर देंगे इसको। आप इस घटना को सुन लीजिए, मैंने क्या सुनाया उनको, हम रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ कि व्हेन आई वाज इन बीएससी, तो मैं कमरे में पढ़ रहा था लेकिन खिड़की खुली थी, तो मेरी नजर खिड़की के बाहर चली गई। अब क्यों गई है नहीं पूछिएगा, तो गई नजर, अब किताब से तो नजर हट गई और पिताजी की नजर पड़ गई। तो पिताजी ने कहा कि वो कमरे में आ गए और मुझे देखा उन्होंने कि साहब इनकी नजर बुक पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि त्रिवेदी जी आपके पास डायरी है? प्रति रुचि पैदा करने का तरीके को। डायरी तो है।
तो डायरी ले आइए और मैं जो बोलता हूँ उसको लिखिए आप। तो उन्होंने लिखवाया डायरी में, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन बिगिंस फ्रॉम द आई, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन बिगिंस फ्रॉम द आई। और उन्होंने कहा इसका हिंदी कीजिए आप। तो मैंने इसका हिंदी किया, आत्मसंयम आंख से प्रारंभ होता है, आत्मसंयम आंख से प्रारंभ होता है। तो मैं विद्यार्थियों को हर एक साल हर एक क्लास में एक बार तो मुझे ये सुनाना पड़ता है कि अपने आंखों को कंट्रोल करो क्लास में, जब मैं खड़ा हूं और व्हेन आई एम टीचिंग यू, और जब मैं अपना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहा हूं, गवर्नमेंट का हेवी मनी खर्च है तुम्हारे टीचिंग के ऊपर, तो तुम इस क्लास का फायदा उठाओ। तो तुम पहले अपने आंखों को कंट्रोल करो, और जब आंख को कंट्रोल कर लोगे तुम, तो तुम आगे बढ़ जाओगे और पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, और इससे टीचर को भी सुकून मिलेगा। क्योंकि टीचर जब क्लास लेता है और उसमें आवाज आती रहे या ध्यान केंद्रित नहीं हो उसका, तो फिर पढ़ाने का मजा गड़बड़ हो जाता है। तो आजकल के तो एक काम और करना चाहिए आपको कि क्लास में अगर 2-4 कमजोर विद्यार्थी आप देखिए और पढ़ा रहे हैं, तो तेज विद्यार्थी को ही बोल दीजिए कि यार थोड़ा इसको मदद कर देना, तुम जा करके इससे मदद ले लो। कमजोर विद्यार्थी को तेज विद्यार्थी से सपोर्ट दिलवा दीजिए। आप कितना लगे रहिएगा, आप कोशिश कीजिए, आप उसकी मदद कीजिए, लेकिन तेज विद्यार्थी से कमजोर विद्यार्थी को मदद दिलवा दीजिए, सपोर्ट दिलवा दीजिए। ये भी आजकल टीचिंग का एक मेथड हो गया है। और बच्चों को कुछ न कुछ उलझाए रखिए। जैसे हॉस्टल में मैं था, तो लड़के जब फ्री रहेंगे ना, जब कॉलेज नहीं चल रहा है या फ्री है वो, तो आपको बहुत तबाह करेंगे। तो कुछ न कुछ झमेला लेकर के आते रहेंगे आपके पास। तो उनको हम क्या करते थे कि कुछ डिबेट इत्यादि में बिजी कर देते थे। हॉस्टल में ही कुछ डिबेट का टॉपिक दे देते थे और बोलते थे कि 10 दिन के बाद तुम्हारा डिबेट होने वाला है और तुम्हारे प्रेस्टीज इशू है भैया, ठीक से तैयारी करो। तो 10 दिन वो अपना बिजी है, आपको वो परेशान करने नहीं आएगा। ये स्पोर्ट्स इत्यादि का सामान या न्यूज़पेपर मैगजीन्स का प्रबंध जो हॉस्टल में हम लोग करते थे, उसके पीछे यही राज है कि ये स्टूडेंट बिजी रहे। तो स्टूडेंट को कुछ प्रोजेक्ट दीजिए जो पर्पसफुल हो, फ्रूटफुल हो, और स्टूडेंट के एक्टिविटी को कैटर कर सके, और फुल फ्रीडम दीजिए स्टूडेंट को। और स्टूडेंट और टीचर दोनों मिल करके प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर लें, और उनको 3 शर्त दे दीजिए कि या तो आप भी बोल दीजिए कि क्या कंडीशन है, तुमसे प्रोजेक्ट हो जाएगा, अगर होने वाला है तो बोल दीजिए कि यू डू इंडिपेंडेंटली, अगर उससे नहीं होने वाला है तो 2-4 विद्यार्थी को टैग कर दीजिए, एक साथ बोल दीजिए यू डू टुगेदर। और 2-4 से नहीं होने वाला है, ज्यादा लोगों से प्रोजेक्ट होगा, तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए और किसी तरह से उस प्रोजेक्ट को निकालने में मदद कीजिए। तो बायोलॉजिकल साइंसेज, चाहे किसी भी साइंस को आगे बढ़ाने के लिए आजकल तो देख रहे हैं कि ई लर्निंग का युग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का युग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का युग है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है, और बहुत सारे आजकल हमारे पास रिसोर्सेज हैं बायोलॉजिकल साइंसेज को पढ़ाने में। न्यूज़पेपर हेल्पफुल है, मैगजीन है, जर्नल है, साइंस इंसाइक्लोपीडिया है, ऑडियो रिसोर्सेज है, डीवीडी है, सीडी है, चार्ट है, पोस्टर है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है। बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना है तो जूलॉजिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, इको पार्क है, एक्वेरियम है, साइंस एग्जीबिशन है। और पैसा कॉलेज दे या सरकार दे तो एक्सकर्शन
है, ये सारी सुविधाएं मौजूद है। आप कहिएगा कि सर एक एक्सेलेंट टीचर को कैसा होना चाहिए। लास्ट, एक्सेलेंट टीचर को उत्साही होना चाहिए, इंथुजियास्टिक होना चाहिए टीचिंग के प्रति, सब्जेक्ट मैटर के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, नंबर 1। दूसरा, स्टूडेंट केयरिंग होना चाहिए। स्टूडेंट को केयर करना है आपको। हम किसी भी स्टूडेंट से, हमारी बहुत घर में भी शिकायत होती थी कि कोई भी स्टूडेंट आता है तो ये बैठाते हैं, हम किसी भी स्टूडेंट को खड़ा खड़ा बात नहीं किए कभी भी। हॉस्टल में भी अगर स्टूडेंट आया तो आपके पास कुछ समस्या ही लेकर के आया है तो मेरे जो सामने चेयर होता था, हम कहते थे पहले बैठ जाओ, और चपरासी को कहते थे एक गिलास पानी ले आओ, इसको पिलाओ। वो पानी पी लिया, हम कहते थे बेटा अब बात करो, अब बताओ हमको क्या चाहते हो तुम। तो कभी भी 11 साल में कोई समस्या नहीं हुई। तो स्टूडेंट केयरिंग होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा इंटीग्रिटी का। आपको लेसन को प्लान करना पड़ेगा वेल इन एडवांस। वो जान जाएगा कि अरे सर तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जिस दिन आप तैयार नहीं रहिएगा और क्लास में जाइएगा ना, तो उस दिन आप फील करते होंगे कि वो जो क्लास 1 घंटे में हो जाना चाहिए वो 2 दिन में होगा, और उतना समय रहता नहीं है। फिर आपका सिलेबस बच जाएगा, फिर हेड महोदय कहेंगे कि आप ही का सिलेबस बच जाता है? तो लेसन को पहले ही प्लान कर लीजिएगा तो कम समय में हो जाएगा, और बहुत ज्यादा मटेरियल क्लास में नहीं देना है। ये रेस्ट मटेरियल इंटरैक्टिव से सेशन में दीजिए, और जो बच जाए उसको घर ले आइए, लड़के अपना तैयारी करेंगे। सब एकदम वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर इतनी बात है और टाइम पर पक्का होइए, जैसे 10:30 में क्लास है तो 10:30 में जाइए क्लास में, ये नहीं कि 11 बजे आ रहे हैं, तो लड़का भी कल से 11:15 में आएगा और वो बोलेगा जाम था सर। तो जाम तो आपके लिए भी है। कोशिश कीजिए कि जब हम लोग टीचिंग जॉब में आए हैं तो हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी है उसको निभाएं और ठीक से निभाएं। मैं आप सबों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनको बधाई देता हूं शिक्षक होने पे। और आप हैं तो ज्ञान है, और आप हैं तो नॉलेज है, नॉलेज है तो पावर है, पावर है तो विस्डम है, बात हो रही थी अभी, और विस्डम है तो लिबरेशन है। थैंक यू ऑल, स्पेशली ऑर्गेनाइजर को थैंक्स, जिन्होंने इतना लवली सेशन ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो कृपया अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, सर उपलब्ध हैं। जिन मित्रों को भी कोई प्रश्न हो। सही। हाँ, टीचिंग से कुछ जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो आपका तो रखिए हमारे सामने। सर मेरा क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है, कौन कौन मेथड से? जैसे हम आपको एक चीज बताएं, अगर आप, क्योंकि अब फिजिक्स केमिस्ट्री का हम नहीं बताएंगे आपको कि कैसे, वो आप खुद करिएगा। लेकिन हम एक चीज देखते थे कि जब भी बायोलॉजी बॉटनी हम पढ़ाते थे तो पहला दिन का क्लास हमारा रहता था कि एक फूल वाले पौधे का, फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या लाइफ साइकिल है? देखिए इस दुनिया में ये जो फूल वाले पौधे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो उसका लाइफ साइकिल क्या है, ये हम पहले क्लास में प्रत्येक बच्चे को पढ़ाते थे।
है। इसमें वो सीख जाता था रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर पार्ट्स के बारे में कि ये कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोइशियम है, गाइनोइशियम है, और एंड्रोइशियम में उसका यूनिट स्टेमन है, फीमेल पार्ट का यूनिट कार्पेल है, स्टेमन से फिर आगे बढ़ करके और सीड का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल अगर हम पहले क्लास में जरूर बताते थे, और इससे बच्चों में हम देखते थे कि इंटरेस्ट पैदा होता था। जिसको बॉटनी से नहीं भी मतलब है, वो बाद में हमको निकलता था तो बोलता था कि सर आज समझ में आया। 2 साल के बाद जब वो बीएससी करके जाता था तो विदाई समारोह में बोलता था कि जब हम यहाँ एडमिशन लिए तो त्रिवेदी सर ने हमको वायरस पढ़ाया, और वायरस को हम बोलते थे कि ये देखिए वायरस जो है जितने भी, ये सब ऑब्लिगेट पैरासाइट है। शुद्ध हिंदी में बोलिए तो पक्का हरामजादा है वायरस। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये पैरासाइट है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मल्टीप्लाई करेगा। और हम क्लास में बोलते थे थोड़ा सा समझाने के ख्याल से कि देखो वायरस जो है एक गुंडा समझ लो, जैसे एक गुंडा है, क्रिमिनल है, घर पे अटैक कर दिया है, तुम्हारे गले से जो चेन है या पत्नी के गले में चेन जो है उसको निकाल लिया, और उस चेन को तोड़ करके अपना नया चेन बनवा लिया और शाम में पहन के आया, और तुम्ही से कह रहा है कि देखिए तो ये नया चेन है वो बनवाए हैं, ये कैसा लग रहा है हमको। ये जो चेन है वो डीएनए का चेन है आपका। आपके गले में आपके जो सेल में डीएनए था ना, उसको तोड़ दिया उसने और अपना डीएनए वो बना लिया, और फिर उसके बच्चे पैदा हो गए, नए वायरसेस पैदा हुए, और फिर वो दीवार को तोड़ा और घर के बाहर निकल गया। तो आपके सेल में वो मल्टीप्लाई करता है, तो आपके सेल को ब्रेक करता चला जाता है। बैक्टीरिया जैसे है उसका 30 मिनट में रेप्लिकेशन होता है। एक बैक्टीरिया आपको 2 से 3 बनने में, 1 से 2 बनने में कितना समय लगा, 2 से 3 बनने में आपको कितना समय लगता है, और बैक्टीरिया को 1 से 2 बनने में सिर्फ ½ एन आवर लगता है। वायरसेस को यही समय लगता है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता रहता है। इसीलिए शाम में आपको जरा सी खांसी होती है 6 बजे, आप एक बार ढूंढिए और 6:30 में 2 बार करना पड़ेगा, चूंकि बैक्टीरिया डबल हो गया। और 7 बजे 4 बार आप करते हैं, और 7:30 में कहते हैं कि बउआ को तो आज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, खांसी बढ़ रहा है। अरे भाई, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो आप जब विषय को धीरे धीरे, जब विषय में आपका संपर्क बनेगा तो खुद ही कथा कहानी बना लीजिएगा, और विद्यार्थियों को बीच बीच में थोड़ा सा मसाला आपको देते रहना पड़ेगा, जिससे कि विषय थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो आप कितना पढ़ाइएगा तो नहीं समझेंगे, या बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी होगा जो पिछले क्लास में नहीं आया है, वही आपके क्लास में आया है, और आधा पढ़ा चुके हैं और आधा पढ़ाना बाकी है आपको। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो तेज विद्यार्थी हो उसको लगा दीजिए पीछे, और कहिए कि तुम तो आए थे कल, तुम तो पढ़े हो, तुम इसको थोड़ा बता देना है, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो। सर मैं सौम्या सारण जिले से हूं सर। हाँ पूछो। बायोलॉजी में सर कुछ टॉपिक होता है जिसमें बच्चे असहज होने लगते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन टॉपिक जो है। हाँ। और उसमें हम समझते कि उनको सब्जेक्ट या टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, वो प्रश्न पूछने में भी हिचकिचाहट। चूंकि ऐसा एक बार का मेरा अनुभव है कि जब मैं उस कैंडिडेट को पढ़ा रहा था, जब व्हेन आई वाज इन एमएससी, और ऐसी समस्या आ गई, 2-3 गर्ल्स थी और मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना था, है? तो मैंने कहा कि भाई इसको आप लोग
खुद पढ़ लीजिए इसको। मैंने कहा कि आप खुद पढ़ लीजिए और दिक्कत होगी तो हम समझा देंगे। लेकिन अगले क्लास में गए तो उन लोग सुनो, नहीं पहले सुन लो। तो अगले क्लास में जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा कि आप एक बार पढ़िए फिर हम पढ़ाएंगे। फिर अगले क्लास में गए तो उन्होंने कहा आप पढ़ा दीजिए। और मेरे लिए थोड़ा प्रेशर बन रहा था, मैं क्या बोलूं। तो हमने कह दिया कि ये फलाना फलाना जो शब्द आप देख रहे हैं इसको मैं मेल जेनाइटेलिया बोलूंगा, इसको मैं फीमेल जेनाइटेलिया बोलूंगा और सारे शब्दों का उच्चारण मैं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए मैं इस शब्द का यूज करूंगा, आप समझ जाइए कि मैं फलाना शब्द बोल रहा हूँ। और इस तरह से मन को संयत करते हुए मैंने उसको पढ़ाया। हम लोग भी क्लास में पढ़ते थे तो प्रोफेसर आते थे, पढ़ाते ही थे। उसमें कुछ जब बायोलॉजी के हम लोग विद्यार्थी हैं तो असंयत होने का बहुत तरीके से सावधानी बरतते हुए वहां निकाल लेना अपने को बेहतर होगा। उसमें आप ही का विवेक और ज्ञान काम आएगा। उस समय का सिचुएशन कैसा है। जैसे एक बार की बात है कि गया कॉलेज गया में मेरी बहाली 6 महीने के लिए हुई एज ए लेक्चरर। और स्टूडेंट इतने कुछ बदमाश थे कि मेरा पहला क्लास था और गर्ल्स भी उस क्लास में बहुत थे बैठे हुए। और मेरा पहला क्लास था जेनेटिक्स का। मैंने पूछा कि क्या पढ़ाना है आज क्लास में। तो एक पहले तो विद्यार्थियों ने कहा कि कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हो गया है। फिर बाद में एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और कहा कि सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाइए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाते हैं। लेकिन कहा उसने, मुझे आज तक इस बात का दुख है रिटायरमेंट के बाद भी, कि जितने विद्यार्थी थे उस विद्यार्थी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और वो विद्यार्थी ने कहा हमको कि सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाने के पहले आप थोड़ा सेक्स को भी डिफाइन कीजिए। मुझे याद है आज भी। और मैं उस क्लास में, मेरा पहला क्लास था, मेरे पैर कांप रहे थे और मुझे लगा कि अब हम गिरेंगे ही इस क्लास में, हम क्या लेक्चरर बने हैं? लेकिन अपने को संभाला हमने और हमने कहा कि लिखो, परिभाषा लिखो। और मैंने क्लास में ही एक परिभाषा तैयार किया कि सेक्स इज द फेनोटिपिक, जीनोटिपिक and behavioral expression of male and female and it is biological demand for evolution। मेल और फीमेल में अंतर फेनोटाइप का है, एक्सटर्नल अपीयरेंस का है, जीनोटाइप का है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का है। मेल और फीमेल में अंतर बिहेवियर का है। और मेल और फीमेल, मेल से मेल गैमिट बनेगा, फीमेल से फीमेल गैमिट बनेगा। ये दोनों गैमिट मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनेगा। और जब गैमिट बनेगा तो वेरिएशन होगा गैमिट में, चूंकि मियोसिस होता है गैमिट बने। एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एंड इट इज बायोलॉजिकल डिमांड फॉर इवोल्यूशन। तो एक क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी के क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाते हैं या बॉटनी के क्लास में, तो हम ये परिभाषा जरूर देते हैं। तो मेरा एक विद्यार्थी बायोटेक का बीएससी करने के बाद एमएससी करने के लिए वो चला गया करनाल। तो करनाल जब गया तो वहां पर एमएससी के क्लास में एक एनिमल साइंटिस्ट के प्रोफेसर ने उससे पूछा यही क्वेश्चन। तो उसने मेरा वाला परिभाषा बताया। इस परिभाषा से वो प्रोफेसर इतना खुश हुआ कि उसने सारे लड़के को कहा कि ये परिभाषा लिखो। उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया था
और मैंने उस मैसेज को अपने कुलपति को दिखलाया, अपने वाइस चांसलर साहब को। प्रोफेसर रास बिहारी सिंह वाज आवर वाइस चांसलर। मैंने कहा कि सर दिस इज द मैसेज बाय ए स्टूडेंट सेंड टू मी, और उसको जो मैंने परिभाषा बताया था उसके प्रोफेसर ने उसको एप्रिशिएट किया और सारे लड़के को परिभाषा बताया गया। तो अगर हम वो परिभाषा उस दिन क्लास में नहीं बताते तो मेरा तो लाइफ उसी दिन खत्म हो जाता। क्लास में दोहराइएगा सर डिफिनेशन सेक्स का। सेक्स इज द फेनोटिपिक, नोट करना चाहिए, बहुत अच्छी परिभाषा है। सेक्स इज द फेनोटिपिक कॉमा जीनोटिपिक। Sex is the phenotypic, genotypic and behavioral expression of sex is the phenotypic, genotypic and behavioral expression of उनका फोटो और डिस्क्रिप्शन male and female, वो असल में of male and female, उनका वाला and it is biological demand for evolution, and it is biological demand for evolution, and it is biological demand for evolution, and it is biological demand for evolution. And it is biological demand for evolution. तो हम समझते हैं कि बहुत समय हो गया है और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछ लीजिए। सर मैं गीता मिश्रा और मैं हायर सेकेंडरी बायो की स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा। मैं कुछ स्टूडेंट के दरमियान में कुछ गार्डनिंग करती हूँ, कुछ प्लांटेशन करती हूँ और बच्चों को एक क्रिएटिव आइडिया देने के लिए। लेकिन ग्रामीण परिवेश में बच्चे अक्सर सारे प्लांट्स को जानते हैं, कुछ शॉपिंग प्लांट को छोड़ के। तो मैं आजकल सर हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन जो है उस पर मैं थोड़ा फोकस करती हूँ। तो जैसे धनिया, चना, मेथी ये सब मैं पानी में उगा के दिखाती हूँ। लेकिन सर आप चूंकि बॉटनी पे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हाइड्रोपोनिक्स पे आप कुछ काम करती हैं? जी 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 जैसे चना उगा देती हूँ, मेथी उगा देती हूँ, धनिया ये सब करती हूँ सर। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या फ्लावरिंग प्लांट या जिससे हम फ्रूट लेते हैं उसको हाइड्रोपोनिक तरीके से कर सकते हैं क्या सर? हमने वो जब रिसर्च एसोसिएट जब थे हम तो गांव हम जाते थे, मेरा गांव गंगा उस पार है, तो वहां से करेले का प्लांट लेते आते थे, करेला का, और उसका स्टेम काट करके और चूंकि हम बोध गया से आए थे तो कुछ हार्मोन हमको मिल गया था डिपार्टमेंट से, तो उस हार्मोन की मदद से हम पानी में ही उसकी रूटिंग कराए थे। हैं? करेला में तो रूटिंग हुआ था और करेला में हो जाएगा, आपका कनेर में हो जाएगा, हैं? हाँ कद्दू में भी हो जाएगा, गेंदा में तो खैर हो ही जाएगा। नहीं देखिए आपका 20-25 प्लांट ले लीजिए, देखिए उसमें कितने पानी में रूटिंग करते हैं कि आपका शोध काम हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन और है सर मेरा, सर जेनेटिक्स में और मुझे भी जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मेंटली का लॉ जो है उस पर मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। तो क्या सर उसकी बहुत एडवांस लैबोरेटरी ना हो तो क्या हम प्लांट को इस तरह से F1 जनरेशन F2 जनरेशन कर पाएंगे? हाँ देखिए उसके लिए बहुत बिग लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, वो तो आपके घर पे भी
अगर गार्डन गमले में भी प्लांट लगा हुआ है, अगर आपका शौक है तो ये शौक पूरा हो सकता है आपको। अरे भाई, मेल और फीमेल फ्लावर में आपको क्रॉस कराना है। जनरली अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो जिसको फीमेल फ्लावर आपने लेकर के चला है उससे मेल पार्ट हटा देना है। फीमेल जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उससे मेल पार्ट आपको हटा देना है, जिसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। और जिससे मेल पार्ट लेना है वहां फीमेल को नहीं हटाना है। वो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, 2 बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक को आपने मेल लिया है, दूसरे को फीमेल लिया है, तो फीमेल से मेल पार्ट हटा देना है और उसमें बैगिंग कर देना है। तो और सुबह में वो जा करके पॉलिनेशन कर देना है। वो ब्रश घुसाइए और उसमें परागकण आ जाएगा और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे छिड़क देना है। तो बैग खोल करके फिर बैगिंग कर दीजिए। 5-6 दिन के बाद उसको खोल के देखिए कि अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ठीक है, तो जो सीड आएगा उसको बो दीजिए, तो F1 प्लांट आपका आ जाएगा। फिर F1 प्लांट आ जाए तो उसको सेल्फ कराना है आपको, उसको तो क्रॉस कराना नहीं है। फिर उसका सीड जब तैयार हो तो उसको बो दीजिए, तो F2 जनरेशन हो जाएगा। तो ये आपके शौक पे डिपेंड करेगा। मंडल ने काम किया तो उस समय उनको क्या सुविधाएं थी, यही कि ही वाज ए स्कूल टीचर और गर्मी की छुट्टियों में वो काम करते रहते थे। तो एक शौक था, वही शौक उनको आज फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया। क्या यही बात है। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर आप अपना सेल फोन नंबर शेयर कीजिएगा सर। मनोज जी से ले लीजिए, मनोज जी को तो नंबर मिल जाएगा सर। राकेश जी आपको नंबर मिल जाएगा, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं और आपको वहीं से नंबर मिल जाएगा। थैंक यू। और किन्हीं के प्रश्न पूछना है? और किसी शिक्षक, हेलो, और किसी शिक्षक साथ में हमारे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लें प्रश्न। सर एक नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, मेरा क्वेश्चन था, मतलब कि सेल को जो हम लोग संरचनात्मक और जैव क्रियात्मक इकाई कहते हैं, उसका सेंस क्या होता है? मतलब किस मैंने थोड़ा देखिए, वो बहुत सारे स्टूडेंट से आप पूछिएगा ना कि सेल की परिभाषा क्या है, व्हाट इज सेल, तो वो तुरंत बोल देगा आपको कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो वो तो भाई सुनिए ना, वो तो सेल का कैरेक्टर है, सेल की परिभाषा नहीं है। सेल की परिभाषा हम बोले थे उस समय कि इट इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, and if it is placed in nutrient media it can divide into 2 daughter cells। तो ये जो आपका पूरा शरीर है, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, तो ये तो मल्टी सेलुलर है ना। हम लोगों में तो बहुत सारे करोड़ों अरबों सेल्स हैं हमारे शरीर बनने में। तो इस पूरे शरीर का स्ट्रक्चर कैसे समझे हम? तो एक सेल आप ले लीजिए है, और वो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल होगा कि आप तो जानते हैं कि 2 तरह का सेल होता है, 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक है, दूसरा परमानेंट है। लेकिन आप सेल है आपके इस पूरे शरीर को, हम इतने सेल का स्टडी तो कर नहीं सकते, हम एक सेल का करें। स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ या फंक्शनल यूनिट हुआ, अगर सेल का स्टडी करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स का हम स्टडी कर रहे हैं। यही बात है और कुछ। थैंक यू सर का बहुत बहुत आभार। सर ने जिस तरह से बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के साथ जुड़कर
बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें दी और हम सभी का ज्ञान वर्धन हेलो किया। सर। इसके लिए सर को बहुत बहुत आभार। अब मैं टीवीटी की ओर से डॉक्टर मदन मोहन सर से कहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। मदन सर सुन पा रहे हैं क्या? मदन सर हेलो। हाँ, आवाज आ रही है गौरव सर। मदन सर शायद सुन नहीं पा रहे हैं क्या? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा है जी। सबसे पहले जो है यहाँ पर जितने भी सदस्य जो सुन रहे थे उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य पूर्वक ढंग से सर को सुना। अब वाकई मैं भी जीव विज्ञान का शिक्षक रहने के नाते सर ने जितनी रोचक बातें बताई उनको सुनकर काफी कुछ हम लोग को सीखने को मिला और ये प्रयोगों को हम लोग को अपने विद्यालयों में भी करते रहना है, तब सर की कही गई बात बिल्कुल सटीक हो पाएगी। तो आपको सर जी को भी प्रणाम और ग्रुप के सभी सदस्यों को प्रणाम। और हम लोग एक मिशन चला रहे हैं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के द्वारा, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सके। तो ग्रुप में सभी जुड़े हुए सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वो इस मिशन से जुड़े और अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा को विराम दिया जाता है। कल पुनः फिर आने वाले समय में फिर हम लोग फिर जुड़ेंगे। आप लोग स्वयं ही यहाँ से गूगल मीट से लेफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सेशन बंद नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर। एक्शन हो गया है, तुम पता कर लो ये चीज को। अभी सर खुद फोन करके हमको बोले ये बात। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई नहीं है। हाँ 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 राकेश जी। जी सर। कंक्लूड हो गया? जी नहीं सर, वो नंबर बताया हमको नहीं मिल पाएगा जो कि हम वो वाले मोबाइल में ये चल रहा है। हाँ, वो फेसबुक पे है। आप व्हाट्सएप पे हैं? देखिए बहुत एक्शन हो गया मनोज तुरंत में। दे देंगे। फोन करके बोले कि ना मनोज जान मेरा नंबर मनोज जी से ले लीजिए। डीपीओ को फोन करके बोल दिए हैं वही वाला लिस्ट लागू करने। हाँ तुम पता कर तो फोन करके जा सा। तो मुझे कुछ मैं आपसे बात करता बाद में। हाँ चलो बढ़िया। और पश्चिमी चंपारण ही नहीं नालंदा का भी लागू करवाए वही वाला।